आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले माघ मेले की। बसंत के स्वागत की तैयारी, संगम की रेती पर आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई श्रद्धालुओं को गर्म भोजन करा रहा है तो कोई चाय और प्रसाद बांटकर पुण्य कमा रहा है। साधु संतों के शिविरों में पूजा और भोग लगाने के प्रसाद के रूप में भोजन बांटा जा रहा है, जिसे तमाम भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह के और भी तमाम रंग हैं जिनके दरमियान संगम की रेती पर अगले बड़े स्नान यानी कि बसंत पंचमी पर होने वाले स्नान की तैयारियां भी की जा रही हैं। मौनी अमावस्या पर संगम में करोड़ों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन अनुमान यह है कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर रिकॉर्ड टूट सकता है, यानी उससे भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। प्रयागराज के आसमान में संगम की रेती पर आस्था का सैलाब हिलोरे मार रहा है। मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी के लिए उम्मीद से भी ज्यादा लोग जुटे। करोड़ों की भीड़ का उत्साह दिखा, करोड़ों डुबकियां लगी और दूर दराज से आए लोग आस्था के कुंभ में नहाकर धन्य हुए। अब मौका माघ मेले के अगले बड़े स्नान का है, जो 23 जनवरी को बसंत पंचमी के पावन पर्व पर होना है। प्रयागराज में गंगा और यमुना प्रकट रूप में बहती है और सरस्वती नदी का अदृश्य रूप संगम में आकर मिलता है। ऐसे में बसंत पंचमी के मौके पर पवित्र स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस पवित्र पर्व के मौके पर भक्तों की भीड़ 2 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में 3 महत्वपूर्ण स्नान हो चुके हैं। अब स्नान होना है बसंत पंचमी का। इस स्नान पर्व पर 55 से 60 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले मौनी अमावस्या के स्नान की बात करें तो लगभग 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आकर आस्था की डुबकी लगाई थी। तो इस बसंत पंचमी के स्नान के पर्व पर यहाँ पर जब श्रद्धालु आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और अपने परिवार के सुख शांति की कामना करेंगे। यूं तो संगम की रेती पर अगला पवित्र स्नान बसंत पंचमी के पावन मौके पर होना है, लेकिन संगम तट पर भक्तों का हुजूम उनके जोश और जज्बे की कहानी बयान कर रहा है। भक्तों की बड़ी तादाद संगम तीरे पहुंचकर पवित्र स्नान और दान कर रही है। मोक्ष की कामना के लिए भक्तों का सैलाब संगम में हर रोज आस्था की डुबकी लगा रहा है। त्रिवेणी संगम पहुंच रहे भक्तों के लिए एक तरफ प्रशासनिक तौर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो दूसरी तरफ अलग अलग शिविरों और पंडालों की ओर से सभी श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। इन भंडारों में रोजाना 5 से 10 हजार श्रद्धालु भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर और रात का भोजन भी शामिल है। संगम की रेती पर लगे महामाघ मेला में साधु संतों के रूप के साथ श्रद्धालुओं को भी एक अलग रंग नज़र आते हैं। हालांकि माघ मेले में घूमने आने वाले लोग खाना खरीद कर भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले हर एक शख्स भंडारे में बैठकर और भंडारे की लाइन में लगकर खाना खरीदता है। उनका ये कहना है घर का खाना तो घर का होता है, लेकिन यहाँ साधु संतों का प्रसाद मिलता है, जिसे ग्रहण करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। साधु संतों के शिविरों में भगवान की पूजा और भोग लगाने के बाद तैयार होने वाला भोजन प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। पूरी सब्जी, दाल चावल जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट खाना भक्तों को परोसा जा रहा है। महादेव की जय, सतुआ बाबा की जय। हरिहर में कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। सबको प्रेम से बैठा करके प्रसाद पवाता हूँ। लगभग आप देख ही रहे हैं कि लगभग 2,500-3 हजार व्यक्ति डेली यहाँ प्रसाद पाते हैं। सुबह बाल भोग और चाय और क्या नाम से शाम को वहाँ फिर ब्यारू में, यहाँ हम लोग ब्यारू कहते हैं, ब्यारू भोजन में यहाँ सभी को हम लोग बैठा करके यहाँ पवाते हैं। लगभग दिन भरे में हमारे यहाँ 7-8 हजार लोग जो है यहाँ पर प्रसाद दिन भर में यहाँ पाते हैं। हमारा यही लक्ष्य, हम सेवा को ही अपना धर्म मानते हैं। जिसे जहां जगह मिलती है वो वहीं बैठकर भंडारे में मिलने वाला प्रसाद ग्रहण करता है।
यहाँ ना कोई गरीब है और ना ही कोई अमीर, ना छोटा ना बड़ा, सबको एक समान भोजन परोसा जाता है और सब पूरे श्रद्धा और भाव से उसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि साक्षात मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है, जिसे ग्रहण करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। महाराज जी कहते हैं कि जो लाइन में लगता है उसकी बाबा जल्दी सुनते हैं, और प्रसाद इसीलिए हम लोग सब परिवार यहाँ खा रहे हैं। हम तो बाहर से भी खाना खरीद के खा सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पर भंडारे में बाबा जी का प्रसाद खाने आए हैं। सतवा बाबा जी के आश्रम में मैं महाप्रसाद के लिए आया हूँ, क्योंकि घरों में जो भोजन मिलता है वो सिर्फ भोजन होता है, और इसमें जो मिलता है ये महाप्रसाद होता है। इसमें ईश्वरों की विशेष कृपा होती है। यहाँ माँ गंगा का स्नान है। दूसरी बात, यहाँ प्रसाद के रूप में भोजन किया जाता है। संगम की रेती जहाँ एक और साधु संतों की भक्ति और आस्था के रंगों में सराबोर है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति ने भी अपने अनोखे रंग बिखेर रखे हैं। प्रयागराज के पावन संगम पर साइबेरिया से आए प्रवासी पक्षी इन दिनों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम गुजरात में ऐसा से आए हैं और ये चिड़िया देखे, त्रिवेणी संगम के देखकर सारे पब्लिक की अभी बहुत भीड़ है और बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी। बहुत बड़ी प्रिय है। मेला भी अच्छा है, अति उत्तम। मेले शोभा बढ़ा रही है। शोभे के मेला की शोभा बढ़ा रही है, गंगा जमुना की शोभा बढ़ा रही है, सरस्वती मैया की शोभा बढ़ा रही है। ये पक्षी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ चिड़िया को देखने भी आए हैं, बहुत अच्छा लगता है माघ मेला। आमतौर पर संगम नोस तक सीमित रहने वाले ये विदेशी मेहमान इस बार मेला क्षेत्र में काफी अंदर तक आ चुके हैं। संगम के पानी में सफेद पक्षियों का तैरना एक ऐसा दृश्य रच रहा है जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आस्था और भक्ति के बीच प्रकृति का यह अनोखा मेल मन को मोह लेता है। संगम की रेती पर भक्ति का ऐसा रेला उमड़ रहा है जिसकी गूंज अयोध्या की गलियों तक सुनाई दे रही है। संगम में मोक्ष की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु सीधे रामलला की चौखट पर माथा टेकने पहुंच रहे हैं। हनुमानगढ़ी की ऊंची सीढ़ियों पर आस्था का ये सैलाब साफ देखा जा सकता है। संगम में स्नान कर सीधे अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों की संख्या ने इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं, प्रॉपर मतलब सिक्योरिटी, नीचे गार्ड बहुत एक्टिव हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत भीड़ है लेकिन बहुत शांति से दर्शन हुए हैं। ये हनुमानगढ़ी है, बहुत शांति फील होता है। यहाँ बैठ के हनुमान चालीसा कर सकते हैं। अयोध्या नगरी है, बहुत अच्छा लगा है हमको। यहाँ पे काफी भीड़ है और बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। और कहते हैं कि 3 घंटे में दर्शन होता है, पर दर्शन हमारे 4 घंटे में अच्छे दर्शन हो गए। हमें कोई परेशानी नहीं हुई और सबसे साक्षात और चैतन्य मूर्ति है और बहुत अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ आके इतनी अच्छी सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ की उम्मीद के साथ सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ की टीम ने मंदिर और आसपास के इलाकों में सर्चिंग अभियान चलाया ताकि व्यवस्था बनाए रखने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला भले ही तीर्थराज प्रयागराज में चल रहा है, मगर श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या नगरी में भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। प्रभु श्री राम की नगरी से आई ये तस्वीरें इसी की गवाही दे रही है। राम मंदिर की ओर जाने वाले तमाम रास्ते इन दिनों श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं और हर ओर जय श्री राम के जयकारों की गूंज और लोग राम भक्ति की धुन में रमे नजर आ रहे हैं। प्रयागराज से माघ मेला के क्रम में श्रद्धालु अयोध्या की तरफ हनुमानगढ़ी और श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भारी मात्रा में आ रहे हैं। उसी क्रम में हनुमानगढ़ी पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, जिसको जोन और सेक्टर में बांट कर लगाया गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से दर्शन के लिए सीसीटीवी और टीसर ड्रोन के तहत भी निगरानी की जा रही है। संगम की रेती पर बिखरे आस्था और श्रद्धा के अद्भुत रंगों की महक रामनगरी अयोध्या तक बिखरी है। माघ मेला 2026 आस्था के 2 सबसे बड़े धामों को एक अटूट धागे में जोड़ रहा है। प्रयागराज में मोक्ष की कामना और अयोध्या में रामलला का आशीर्वाद। भक्तों की इस दोहरी आस्था ने धार्मिक पर्यटन को एक नया आयाम दिया है। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ अयोध्या से मयंक शुक्ला, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे। माघ मेले के बाद अब उत्तर प्रदेश के एक और शहर का रुख कर लेते हैं जहां आस्था हिलोरे मार रही है। शहर का नाम है बरेली, वही बरेली जिसकी पहचान झुमके से है। लेकिन अब बरेली की पहचान बदल रही है। पुरानी सूफी विरासत से जुड़ा बरेली शहर अब आस्था और आध्यात्म की विरासत को और मजबूती दे रहा है।
यहाँ नाथ कॉरिडोर का काम जोर शोर से चल रहा है और शहर के कुछ पुराने मंदिरों को इस कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर के दर्शन के साथ बरेली शहर का नाम और नया स्वरूप भी नजर आए। उत्तर प्रदेश का शहर बरेली एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की हवाओं में अदब है और लफ्जों में तहजीब बसती है। जहाँ फिल्मी पर्दे पर गिरा झुमका आज भी चौराहे पर शान से मुस्कुराता है, जहाँ आंखों का लगने वाला सूरमा सालों से रोशनी की नई राह दिखाता है, उस बरेली की पहचान अब बदल रही है। बरेली आज एक नए कलेवर में दुनिया के सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नाथ कॉरिडोर ने बरेली की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। शहर के चारों कोनों और बीच में स्थित 7 पौराणिक शिव मंदिर इस शहर को आस्था और आध्यात्म का नया केंद्र बना रहे हैं। वहाँ पर बड़े बड़े द्वार, जो धोपेश्वरनाथ द्वार, मणिनाथ द्वार, तपेश्वरनाथ द्वार, अवैधनाथ द्वार, तो वहाँ द्वार स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोगों को। द्वार बन के तैयार हो गए हैं। वहाँ पर ओम की प्रतिमा लगाई जा रही है, वहाँ नटराज की प्रतिमा लग रही है, वहाँ नंदी जी की प्रतिमाएं, बड़ी प्रतिमा लग रही है। तो हर जगह से जब आप बरेली में आएंगे तो आपको नाथ नगरी का भव्य स्वरूप दिखाई देगा। वहाँ पर आने के बाद जो हमारे 7 नाथ मंदिर हैं, उन सभी को जोड़ने के लिए रोडें, उनके साथ में टाइल वर्क लगातार हो रहा है। अगर आप शहर में जब आ जाते हैं तो अब तो बहुत फेमस बरेली में डमरू चौक हो गया है, वहाँ पर डमरू स्वागत करता हुआ दिखाई देता है। सुबह की पहली किरण के साथ अलखनाथ शिव मंदिर में गूंजती आरती और उसके आसपास चल रहा तेज निर्माण कार्य इस बात का संकेत है कि शहर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हो रहा नाथ कॉरिडोर बरेली को अब एक तीर्थस्थल के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नाथ नगरी का काफ़ी महत्व है। नाथ नगरी जो है प्राचीन है, जो कि 5000 साल 6000 साल पुराने मंदिर यहाँ स्थापित है, महाभारत कालीन भी है। जो कि बरेली के सन्निकट ही आंवला तहसील पड़ता है। आंवला में अक्षत्र किला है जो पांडवों का किला है। आंवला में ही जो है द्रौपदी स्वयंवर स्थल की मान्यता है। करीब 230 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रहा नाथ कॉरिडोर बरेली के 7 प्रमुख शैव मंदिरों को एक साझा धार्मिक मार्ग से जोड़ता है, जिनमें अलखनाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर, पशुपति नाथ मंदिर, धोपेश्वर नाथ मंदिर, वनखंडी नाथ मंदिर, त्रिवटी नाथ मंदिर, मणिनाथ मंदिर शामिल है। यहाँ जो नाथ कॉरिडोर में काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ जो पुस्तकालय और सार्वजनिक टॉयलेट बनना है, वो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। यहाँ पर जो सार्वजनिक स्टैंड बनेगा, वो भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आगे एक जो कॉरिडोर में भवन निर्माण किया गया है, एक हॉल टाइप का, वो भी यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा हॉल हो रहा है। आने वाले समय में यहाँ पर सुविधाएं और बढ़ेंगी। यहाँ पर और अच्छा विकास होगा, व्यापार बढ़ेगा, रोजी रोजगार बढ़ेगा। पहले भी आते थे, अब थोड़े ज़्यादा आने लगे क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं धर्म के ऊपर, आस्था के ऊपर, बाबा धोपेश्वरनाथ पे। जब भी हमने देखा है 2 साल से हर काम हुआ है और हो भी रहा है। जो काम अभी सरकार चला रही है वो चल रहा है, काम हम देख रहे हैं। सारी सुविधा है, सुरक्षा की सुविधा है, हर मतलब मान सम्मान है इधर। आपने हर काम बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा से हर काम हो रहा है। 7 शैव मंदिर महाभारत काल से जुड़े माने जाते हैं, लेकिन अब तक ये संगठित पर्यटन ढांचे का हिस्सा नहीं बन पाए थे। लेकिन अब इन तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण कर पूरे शहर को एक तीर्थ सर्किट में बदलने का काम तेजी से हो रहा है। यही वजह है कि बरेली में टूरिज्म को रफ्तार मिली है। पर्यटन विभाग की माने तो पिछले साल यानी 2025 में बरेली में 1 करोड़ से ज्यादा घरेलू पर्यटक पहुंचे, जबकि 1000 से ज्यादा विदेशी पर्यटकों ने भी शहर का रुख किया। हालांकि 2024 में बरेली में पर्यटकों की कुल तादाद 99.14 लाख रही, जबकि 2023 में 81.57 लाख पर्यटक बरेली पहुंचे थे। ये आंकड़े कई मायनों में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस संख्या के लिहाज से बरेली की तुलना अब गोवा जैसे बड़े पर्यटन शहरों से की जाने लगी है।
अलकनाथ जी में अभी जो हम लोग इन मंदिरों पर जो कार्य कर रहे हैं मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की, इसका उद्देश्य ये है कि इसके पीछे अगर हम मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो हमारे टूरिस्ट अराइवल बढ़ेंगे सर जी में, और टूरिस्ट स्टे बढ़ेगा सर, और टूरिस्ट अराइवल बढ़ेगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट अपने स्टेट में निश्चित रूप से बढ़ेगा सर, और बढ़ा भी है सर। इन विगत वर्तमान सरकार में 7-8 सालों में सर जो है काफ़ी कुछ यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं सर, एम्प्लॉयमेंट्स काफ़ी संख्या में बढ़े हैं सर। शहर के 7 प्रमुख शैव मंदिरों के कायाकल्प के अलावा उनकी तरफ आने वाले सभी रास्तों को सजाने और संवारने का काम भी जारी है। चारों तरफ खूबसूरत लाइट्स लगाई जा रही है। बरेली में किसी भी दिशा में जब आप दाखिल होंगे तो भगवान शिव जी के प्रतीक स्वरूप त्रिशूल, उनकी मूर्ति, डमरू नजर आएंगे। साथ ही रामवाटिका पार्क के ओपन थिएटर में रामलीलाएं, राम रावण युद्ध, वीर हनुमान का शौर्य के सजीव चित्रों को दीवारों पर उकेरा गया है। धोपेश्वर नाथ मंदिर में 4-5 चीज़ें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्धारित करी गई हैं, और टूरिज़्म विभाग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है जो सारा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य कराया जा रहा है वहाँ पे। और इसमें एक लाइब्रेरी का अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर, जिसमें कि वैदिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, लंगर हॉल को रेनोवेट करा जाएगा। उसके अलावा एक ओपन थिएटर का हम लोगों ने प्रपोज किया है पर्यटन विभाग को, तो आने वाले समय में हम एक ओपन थिएटर भी देखेंगे। और हाल ही में वहाँ पर एक हॉल का निर्माण हुआ है जो कि कथा के लिए या अन्य ऐसे रिलीजियस फंक्शंस के लिए यूज होएगा। नाथ कॉरिडोर का फायदा सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। पर्यटन बढ़ने से बरेली के मशहूर जरी जरदोजी उद्योग को भी नए पंख लगेंगे। जाहिर है कि अब बरेली आने वाला पर्यटक सिर्फ झुमका तिराहे पर सेल्फी नहीं लेंगे, बल्कि शिव की भक्ति में लीन होकर एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी कर सकेंगे। कृष्ण गोपाल राज, बरेली, गुड न्यूज टुडे। चलिए बढ़ते आगे, आपको गुजरात ले चलते हैं। एक ऐसे गांव में जो बेहद सुरक्षित और अमीर गांव माना जाता है। आबादी कुल 10,000 की है, लेकिन इस गांव में एक भी थाना नहीं है। छोटे या बड़े किसी तरह के विवाद को बड़े बुजुर्ग मिलकर सुलझा लेते हैं, जिसकी वजह से वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से भी बच जाते हैं। गांव की बैंकों में करीब कई 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट जमा है। यहाँ करीब 13 से ज्यादा नेशनल और प्राइवेट बैंकों की शाखाएं हैं। चमचमाती चौड़ी सड़कें, कतार में बने पक्के मकान, चौक चौराहों पर स्मारक, थोड़ी थोड़ी दूर पर बैंक या एटीएम। इन तस्वीरों को देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि भारत का कोई गांव ऐसा भी हो सकता है। हमारे देश में 6,40,000 से ज्यादा गांव हैं, जिनमें 10,000 की आबादी वाला गुजरात का धर्मज गांव बिल्कुल अलग सा दिखता है। बड़े शहरों की तरह यहाँ मूलभूत सुविधाएं दिखती हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के अलावा करीने से सजे पेड़ पौधों वाले पार्क भी हैं, जहाँ हरियाली, ताजा हवा, छाया और सुकून सब मिलता है। खुशहाल गांव की पहचान रखने वाले आणंद जिले के इस गांव को एनआरआई गांव भी कहा जाता है। यहाँ के घरों में डॉलर, यूरो या पाउंड करेंसी मिल जाना बेहद आसान है। धर्मज गांव में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ से कोई विदेश में काम न करता हो। ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक करीब 3,000 परिवार 7 समंदर पार बसे हैं। यही वजह है कि यहाँ 13 से ज्यादा नेशनल और प्राइवेट बैंक अपनी शाखाएं खोलकर बैठे हैं, जिनमें फिक्स डिपॉजिट के तौर पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा है। इतना सुंदर ये हुआ है, ये तो क्या बोलता है वो मेट्रो सिटी जैसी सगवड़ 10,000 की बस्ती में है। करीबन 10,000 छोटा 11 नेशनलाइज बैंक है। और 1400 से 1600 करोड़ रुपये की और एफडी बोलता है, फिक्स डिपॉजिट है। हर घर से करीबन एक एनआरआई बार है। सबको एक दूसरे को मिलते हैं, क्योंकि अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। तो बेटर है कि एक दूसरे को मिलने के लिए हमने धर्म डे रखा है।
और काफ़ी 18-20 साल हो गए और सब NRI दिल से आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि खुशहाली और सुरक्षा का गहरा संबंध होता है। जब किसी समाज में लोगों की बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आसानी से पूरी होती हैं, तो अपराध की दर अपने आप कम हो जाती है। 10,000 से ज्यादा की आबादी वाले गांव में एक भी पुलिस थाना नहीं है। यहाँ किसी तरह का विवाद होने पर गांव के बुजुर्ग और युवा मिल बैठकर उसे सुलझा लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पुलिस की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमारे बाप दादाओं ने ऐसा सिखाया है कि हम सब एक ही बाप की प्रजा थी, तो मिलजुल के रहने का है। तो एक यूनाइटेड धर्मज, तो नेक्स्ट जनरेशन को भी बुलाते हैं हम, हमारी बहन दिकरिया है उनको भी बाहर से बुलाते हैं। तो एक इकट्ठा एक ग्रुप होता है, तो कहीं भी प्रॉब्लम है तो एक दूसरे को सॉर्ट आउट हो जाता है। यहाँ पुलिस स्टेशन नहीं है क्योंकि सब यूनाइटेड है, सब यूनिटी से रहते हैं, भाईचारा है। हमारा गांव का ग्राम पंचायत भी अच्छा देखभाल करता है, नीट एंड क्लीन रहता है। आप कहीं पे भी जाओ एक दूसरे को हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। और जो बाहर के आउट स्टेट के यहाँ जॉब करते हैं उनको ऐसा लगता है कि अब धर्म छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि आजू बाजू के लोग भी बिहार यूपी के रहते हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं। जो बैंक वगैरह में है, टीचर की जॉब में है, प्रोफेसर की जॉब में है, सबको हेल्पिंग नेचर करते हैं। भारत के सबसे अमीर गांवों में शामिल धर्मज की समृद्धि और आधुनिक सुविधाओं को देखकर मेट्रो शहर भी शर्मा जाएं। हाई स्पीड वाईफाई, वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज और सड़कों का जाल है। सभी परिवार इसमें संयुक्त कुटुंब सभी रहते थे, यानी ये 10 भाइयों के 10 घर है। धर्मज की बात करें तो धर्मज में किस तरीके से अभी लोग यहाँ पे रह रहे हैं और कहा जा रहा है कि हर एक घर में से धर्मज NRI गांव कहलाता है, हरा गांव कहलाता है। खेलने के लिए पार्क बनाया गया है, पानी का फैसिलिटीज है, सब घर घर पे जाता है, वाटर, फिल्टर वाटर, सेफ वाटर। जो परिस्थिति है वो सब लोग गांव के लोग इसमें वाकिफ है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। यहाँ का तरीका भी बहुत बढ़िया है। पंचायत जो भी काम करती है सब गांव लोगों को इकट्ठा करके सबकी सोच मिला के काम करती है। तो पंचायत का भी ऐसा ही रोल है जितना लोगों का गांव की तरफ होता है। जहाँ टैक्स भरने की बात आती है, पंचायत को कभी जरूरत होती है तो भी सब लोग पंचायत को मिल के काम कर रहे हैं और इसी तरह से बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं और काम चलता है। धर्मज को 100 साल पुराने हेरिटेज घरों से भी जाना जाता है। आज भी पुराने घर ऐसे खड़े हैं मानो अभी ही बनवाए गए हों। इन घरों में रहने वाले लोग भले ही विदेश में बस गए हों, लेकिन गांव की धरोहर को अभी भी संजो कर रखा है। घर आप देख रहे हैं, ये 100 साल पुराना है। यहाँ पे जो लकड़ियाँ यूज की गई है वो अफ्रीका से मंगाई गई है। यहाँ के जो मेंटेन करने वाले हैं जयसील भाई पटेल है, वो अब कनाडा में रहते हैं। हर साल वो आते हैं और यह सब घरों का मेंटेनेंस देखते हैं, वो करते हैं। धर्मज ये संदेश देने में कामयाब है कि बिना सरकारी मदद के भी गांवों में स्वर्ग जैसी दुनिया बसाई जा सकती है। आनंद से हिताली एम शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको हम लिए चलते हैं फिल्मी सफर पर। सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 2 दिन बाद रिलीज होने वाली है। फिलहाल इसका जोर शोर से प्रमोशन चल रहा है और इस बीच मेकर्स ने एक दिन पहले फिल्म का एक और गाना रिलीज कर दिया जिसे ट्रिब्यूट ट्रेलर कहा जा रहा है। मिट्टी के बेटे नाम का ये गाना काफी भावुक है और दिल को छू लेने वाला है। बॉर्डर 2 का ये गाना श्रद्धांजलि है उन तमाम सैनिकों को जो सरहद की हिफाजत में शहीद हो गए। वहाँ मौजूद हर शख्स भावुक हो उठा था। इस दौरान सिनेमा, संगीत और देशभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान फिल्म से जुड़ा एक स्पेशल लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी पेश किया गया, जिसे खास तौर पर भारतीय नौसेना के अधिकारियों और नाविकों के लिए तैयार किया गया था। बॉर्डर 2 की पूरी टीम ने नौसेना के जवानों के साथ समय बिताया और उनके योगदान को भी सलाम किया। इस दौरान सनी देओल ने अपने जोशीले डायलॉग से हर दिल को जोश और जुनून से भर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।